अतिथिगण और विद्वान जो इस मंच पे आए हैं, आप सब लोग जिनकी उपस्थिति के बगैर कुछ मेरा कहना संभव ना हो, तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ कि लगभग 25 साल मैंने वर्ल्ड बैंक में सीनियर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट था और लगभग 50 देशों का अध्ययन किया मैंने अलग अलग विषय में, बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्री, एनर्जी, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हर जगह जब जाता था मैं तो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा प्रणाली पर थोड़ा अलग से मैं ध्यान देता था, समझने की कोशिश करता था। उसके बाद 10-15 साल मैंने अध्ययन किया अलग अलग शिक्षा प्रणालियों का थोड़ा विस्तार से, एशिया में, अमेरिका में, यूरोप में क्या पढ़ाया जाता है। ये कहना आवश्यक नहीं है कि जब यूरोप में, अमेरिका में कहीं कोई स्कूल नहीं था। स्कूलों की शुरुआत हुई लगभग 200 साल पहले, 250 साल पहले, जब कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंजन और प्रिंटिंग प्रेस ये सब बनना शुरू हुआ था। उससे हजारों साल पहले भारत में 1 दर्जन से अधिक बहुत ही प्रख्यात विश्वविद्यालय थे। तो समय के साथ साथ मैं अपना एक दायित्व समझता था कि कम से कम मुझे तो समझना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारे डीएनए में है। तो अध्ययन किया तो मुझे कुछ मुख्य बातें जो समझ में आई वो ये, मैंने 2-4 बिंदु लिखे हैं इस पे, क्योंकि जब मुझे कम बोलना होता है तो मुझे याद रखना होता है। ये फोन थोड़ा बंद हो जाए, ये फोन थोड़ा ऑफ कर दें कोई, फोन डिस्टर्ब कर रहा है तो मैसेज को साइलेंट पे कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, नेटवर्क ऑफ कर दीजिए। स्वागत है सर, स्वागत है। हाँ, तो वैश्विक शिक्षा प्रणाली के 2-3 आयाम ऐसे हैं जो सब जगह एक जैसे हैं। एक है साक्षरता, लिखना, पढ़ना, बोलना, गणित, गुणाभाग, और अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग किस्म का अध्ययन। मैथमेटिक्स है तो सिर्फ मैथमेटिक्स जानते हैं, फिजिक्स है तो फिजिक्स में है। ये ज्ञान का विभाजन। और जब हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति में कोई विषय के अनुसार कुछ नहीं होता। एक फूल खिलता है, उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एनर्जी भी है, सब कुछ उसमें है। सब संगठित रूप से एकाग्र है। ये एकाग्रता जो है वो ज्ञान का मूल स्रोत है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा अधिक जान सकते हैं, लेकिन अधिक के बारे में बहुत कम जानते हैं। कोटेशन है ना कि we know more and more about less and less until we know everything about nothing। तो एक ये दूसरी बात जो मुझे समझ में आई कि पूरी शिक्षा प्रणाली में लगभग सभी देशों में, 2 ही को छोड़, हमको प्रकृति से अलग रखा गया है, अलग माना गया है। एक मैं हूँ तो ये एक प्रकृति है, और हमारा अस्तित्व है कि हम प्रकृति का उपयोग करें, उपभोग करें अपने फायदे के लिए, और किसी से न जोड़ने के कारण हमारी उनके साथ संवेदना नहीं बढ़ती। वो एक अलग पदार्थ है। उसी का नतीजा है आज पर्यावरण में धरती पर कितना विनाश हो रहा है, कितने लाखों करोड़ों छेद किए गए हैं तेल निकालने के लिए, भूकंप ज़्यादा आता है, ग्लेशियर, हिमालय सब पिघल रहे हैं, पानी, मतलब इस अनगिनत समस्या है। तो अगर हम देखते हैं इस दृष्टि से, तो आज की सभी समस्याओं का कारण इंसान खुद है।
प्रकृति की बनाई हुई समस्या नहीं, प्रकृति में दूसरा। तो ये हमारे अलगाव का कारण है, और किसी भी शिक्षा प्रणाली में इस पे ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक भारत की शिक्षा प्रणाली है, वो लगभग अन्य देशों से जैसी है। काफ़ी कुछ छोटे छोटे सुधार हुए हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद से कुछ सुधार हुए हैं, जिसको हम मानते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन मौलिक सुधार और बदलाव नहीं हो पाया, जो हमारे भविष्य के लिए, सिर्फ हमारे भविष्य के लिए नहीं, पूरे विश्व के भविष्य और सभ्यता के लिए बहुत अनिवार्य है। लेकिन उस पर हम ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो हमारी शिक्षा प्रणाली का अंग नहीं है। तो इस विषय पर मैं 2-3 बिंदु रखना चाहूँगा। एक तो शिक्षा प्रणाली का आधार है पदार्थ ज्ञान। हम और चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये क्या है, ये कैसे है, कैसे हो रहा है, उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो जानने वाला है, स्वजागरूकता हमारी शिक्षा प्रणाली में नहीं। वो कौन है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है? इसलिए उसका नतीजा ये होता है कि हमको शिक्षा एक पदार्थ के रूप में दी जाती है, इसको खा लो, निगल जाओ, रट लो, फिर उगल दो, उसके बाद भूल जाओ। और ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि बच्चे, स्टूडेंट हमेशा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। आज ये ऐसे लिखना है, आज ये टेस्ट है, आज एग्ज़ाम है, हमारे नंबर कम आ गए, अब हमारा भविष्य हमारा चौपट हो गया, हमको पढ़ लिख के नौकरी करनी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद और पैसा कमाना है, उसके बाद मस्ती करनी है, उसके बाद बस। आप कौन हैं, आपकी क्षमता क्या है, आप कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं, ये शिक्षा का विषय नहीं है। ये सबसे दुखद बात ये है। इसीलिए समाज का सुधार, नेतृत्व करने वाले लोग नहीं पैदा हुए। बहुत शताब्दी में 2, 4, 10, 20 नजर आते हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे हम आज भी सीखते हैं, और उन सबका हमने अध्ययन किया है। भारत के ऋषियों ने जो हमें बताया, उसको कोई दोहराना भी नहीं चाहता। वो पुरानी बात है, जो पुराना है वो बेकार है, जो नया है वो अच्छा है। ये इस तरह की धारणाएं हमारे मन में जो कूट के भरती गई हैं, इससे हम एक मकड़ी का जाला फैल गया है। उसको सफाई करने की ज़रूरत है, और कैसे सफाई होती है वो हम नहीं जानते। ध्यान पर हम ध्यान नहीं देते। ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, किसी से पूछो, अक्सर लोग यही कहेंगे ना, आप एक विषय को चुन लीजिए, उस पर मेडिटेट करिए। फंडामेंटल मिस्टेक यहाँ से। सोचना ध्यान नहीं होता, समझना, उस पर मनन करना और उसको अपनाना, ये ध्यान की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। समझना, अपनाना, और बिना मानसिक तनाव के, बिना बिखराव के किसी चीज को जानना या न जानना, अनुभव करना। वो अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे, उनके परिवार के सब, टीचर्स भी टेंशन में रहते हैं। उनके ऊपर भी प्रेशर है कि ये किताब पूरी करनी है। उस किताब को पूरा करने से विद्यार्थी क्या सीखेगा, ये टीचर नहीं जानता। उसको सिखाने से मतलब नहीं, उसको अपना काम कराने से। नौकरी, शिक्षण एक नौकरी बन गई, पेशा बन गया। इसीलिए अध्यापक अपना जो दायित्व है कि हम एक संस्कृति, सभ्यता की रचना कर रहे हैं, मानवता के विकास का काम कर रहे हैं। ये नहीं हम पुस्तक पढ़ा रहे हैं और एग्जाम में पास करा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये उनका बेसिक फंडामेंटल।
तो क्या होगा? दूसरा, पाठ्यक्रम जो है वो हमें नौकर बनाने के लिए तैयार, नौकर बनने के लिए तैयार। आप कहेंगे आप क्या करेंगे, आप यहाँ नेल ठोको, यहाँ ये करो, ये पैदा करो, ये छापो, ये। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो जाने की क्यों हो रहा है और उसका परिणाम क्या हो। इसलिए हमारे अंदर दूरदर्शिता नहीं आती। सिर्फ आज या कल या परसों, जब तक परीक्षा है तब तक हम सोचें, उसके बाद अगली परीक्षा की तैयारी करें। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं उसका मुझ पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा कोई नहीं जानता। तो एक मशीन की तरह से मैकेनिकल लाइफ, हम पैदा इसलिए हुए हैं ताकि हम जिए। कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य जब आएगा तब सोचेंगे। हमारा लक्ष्य कोई आके बता देगा तो हम लग जाएंगे दौड़ने। जैसे वो लोग दौड़ रहे हैं हम भी दौड़ेंगे, हम थोड़ा तेज दौड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक कोटेशन है ना कि राइट रेस का में एक खास बात होती है कि आप जीत भी जाएं फिर भी आप राइट ही रहेंगे। राइट रेस में जीतना कोई नहीं, चूहे के चोरी रहेंगे। तो ये औद्योगिकरण की सभी कक्षा में सब बच्चों को एक जैसा बनाने का प्रयास होता है, सब एक जैसे रहें। नक्शा तैयार है, उस काट पीट के उसको अच्छा ये ऐसे यहाँ पे काट के सब एक जैसा जानते हैं। जितना वो जानते हैं हम जानते हैं, लेकिन हमारी क्षमता जो जानने की है वो नहीं जानते और हमें उससे आगे बढ़ना है। ये प्रतिस्पर्धा जो फाउंडेशन है एजुकेशन की, हमको उसको पीछे छोड़ना है, खुद आगे जाने की। और कहीं वो आगे आ गया तो हम उसको मार के हटाना। इंडस्ट्री में भी यही होता है, समाज में यही होता है कि हमसे अच्छा कोई कर रहा है तो उससे आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। एक, हम उससे ज़्यादा अच्छा करें, या दूसरा उसको पीछे खींचें, उसकी टांग खींचें। इससे संघर्ष पैदा होता है। समाज के रूप में ये होता है तो लड़ाई होती है, युद्ध होता है। एक समाज दूसरे समाज के से आगे जाना चाहता है, भाई आप आगे जाओ, उनसे क्यों तुलना करते हो। एक उदाहरण है कि हमको हमारी क्षमता है 1 से 100 तक जाने की, लेकिन बगल वाले बच्चे 10 तक जाते हैं ना, तो हमको सिर्फ 11 तक जाना है। हमारी 99% जो हम कर सकते हैं वो जिंदगी में नहीं कर पाते। बड़ी बात बहुत हमको उस, अरे वो तो यहाँ पे अद्भुत, उसकी क्षमता यहाँ तक जाएगा, आपकी क्षमता उससे तुलना नहीं कर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई अच्छा है बुरा है, लेकिन आपका जो दायित्व है अपने को उभारना, एक कली को खिल के फूल बनना। लेकिन हम गुलाब के फूल हैं, लेकिन हम बनेंगे गेंदे के फूल जैसे, क्योंकि वो गेंदे का फूल है। अच्छा, इसमें इससे भी बड़ी समस्या होती है कि अगर आप आगे भी बढ़ जाते हैं तब भी हारते हैं। तब कैसे हारते हैं? जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है, 100% आ गया, बाकियों का नहीं आया, किसी का नहीं आया, तो उसके मानसिकता कैसी होती है? अहंकार आता है। देखो ये सब तो नीच है, कमज़ोर हैं, बुद्धू हैं, देखो कितना आगे है। अब हम आगे हैं, वो यात्रा यहीं पे रुक जाती है, उससे आगे नहीं जाना की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसकी जिंदगी बर्बाद होती है। इसको जीवन में जो कर सकता है वो नहीं कर सकता, अंदर अहंकार की वजह से। और दूसरा, हीन भावना की वजह से नहीं कर पाता। हम तो बुद्धू हैं, ये लोग सब आगे चल के हम पीछे रह गए, वो टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, लोग सुसाइड करते हैं, बच्चे माँ बाप भी सुसाइड करने लगे। जब हमने इतना पढ़ाया लिखा है, आगे नहीं गया, नौकरी है तो सिर्फ सरकारी नौकरी, क्योंकि वहाँ से कोई निकालता नहीं जल्दी, है ना। तो इस तरह का जो मकड़ जाल है ये बहुत खतरनाक है। इससे हम जीडीपी उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि जीडीपी एक मापदंड है एक सफल
समाज का। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कई सेक्टर्स में भारत में, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो काम इतने कॉस्ट में हो सकता है उसके लिए उसका 100 गुना ज़्यादा व्यर्थ होता है। पहले मैंने कैलकुलेट किया सारा, ये देखो मैंने कहीं मेरा 5 मिनट का काम था, उसको कागज देके साइन करना, 5 मिनट का काम, मान लीजिए 1 दिन का काम, कम से कम 100 दिन लगे उस संस्था के, मेरा, अन्य संस्थाओं का, उनका जो यूटिलिटी है, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस, ये सब मिला के वो काम पूरा प्रोजेक्ट का था 4 लाख रुपए का। उसको पूरा करने में 5 करोड़ रुपए के बराबर संसाधन लगे। तो मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, एक्स्ट्रापोलेट किया कि अभी भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन, वो इनएफिशिएंसी की वजह से, और अगर पूरा उसका प्रयोग किया जाए तो 3,500 करोड़ की जीडीपी बन सकती है बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए। कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर हम मान लें कि ठीक है 90% एफिशिएंसी रेट है, 10% इनएफिशिएंट जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो 3.5 से 35 तक तो पहुँच ही सकता है। वो यूएसए, चाइना जोड़ के उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम वहाँ तक, अगर ऐसा कोई कहे एक ऐसा हो सकता है, तो लोग हंसेंगे, तो हम तो 3.5 से 4 तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, वही नहीं हो रहा है, मतलब 50 साल हो गए। तो हमारी दृष्टि इतनी छोटी बन जाती है, हमारा उद्देश्य इतना छोटा बन जाता है कि हम उससे आगे की सोच नहीं पाते, और सोच भी पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 साल अगले इलेक्शन तक। लेकिन मैंने पाया, मैं बच्चों की क्लास पढ़ाता हूँ पिछले 10-15 साल, 5-6 साल तक, उनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, जैसे मैंने उदाहरण दिया, 2-3 उदाहरण देता हूँ, आपको आनंद आएगा। मैंने बच्चों से कहा कि एक पैराग्राफ लिखो कि आप कौन हो। तो ये लिखा, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है, मैं ये करना चाहता हूँ, और धरती का जो विनाश हो रहा है उसको मैं रोकना चाहता हूँ। 6 साल का बच्चा, मैंने कहा मैंने आज तक कहीं नहीं सुना 6 साल का बच्चा यहाँ तक सोच सकता है। और एक 8 साल की बच्ची थी, उसने कहा मैं ये हूँ, मैं अच्छी बेटी हूँ, मैं अच्छी बहन हूँ, मैं अच्छी विद्यार्थी हूँ, और 15 उसने लिस्ट में लिखा, और मैं काल की अवतार हूँ, काल की अवतार हूँ। तो मैं तो बिल्कुल चकित रह गया, मैंने इतनी दूर की कहाँ सोच रही, मतलब युग परिवर्तन की वो सोच रही। दूसरे बच्चे से तुम क्या बनना चाहती हो, क्या होना चाहती हो, उसी बच्चे से क्या बनना चाहती हो फिलहाल, तो मैंने फिलहाल या तो मैं अमेरिका की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ। कहानियाँ लिखने में तेज, एक कहानी लिखी थी, उसमें मैंने एक शॉर्ट एनिमेशन फिल्म बनाई 3D, उसको 2 इंटरनेशनल प्राइज मिल चुके। उसको जो वाइडन का साइन किया हुआ प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिला है, एक्सेलेंस इन एकेडमिक एजुकेशन एंड लीडरशिप अवार्ड। तो बच्चों के अंदर क्षमता होती है जिसको हम कभी न जानते हैं न उसको प्रोत्साहित करते हैं। बच्चा, हम ऐसे कहते हैं, अरे बच्चा ये क्या समझेगा। मैं ये मानता हूँ प्रमाण के साथ, बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझते हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अवलोकन करते हैं। अच्छा, हमारे बात समझ में नहीं आएगी तो इनके क्या समझ में आएगी, तो बच्चे हैं।
बच्चे ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का अभी मानसिकता वो उसमें नहीं आई है, ढांचे में नहीं आई है, ढांचा नहीं उसका, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जो शिक्षा प्रणाली में नहीं है। तो जो रट्टा लगाने का कल्चर है शिक्षा में, रट्टा से याददाश्त बढ़ती है, बुद्धि नहीं। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूँ कि जो एक परिकल्पना है, योजना है, प्रज्ञालय, विद्यालय में विद्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है, प्रज्ञालय में बुद्धि दी जाती है। तो विद्यालय से प्रज्ञालय तक, विद्यार्थी से प्रज्ञार्थी तक की यात्रा, तो मैंने एक करिकुलम बनाया उसका, उसमें 5-7 हैं। एक है कहानियों का उपयोग। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप अपने बच्चे को विद्वान बनाना चाहते हो तो उसको परियों की कहानियां सुनाओ और कुछ ना बताओ, और महान विद्वान बनाना चाहते हो तो और कहानियां सुनाओ। इसकी शुरुआत हुई थी पंचतंत्र की कहानियों से। पंचतंत्र की कहानी सुना के ही एक बुद्धू राजकुमार को उन्होंने निपुण राजा बना दिया था। क्या नाम था उनका? शर्मा, विष्णु शर्मा। हाँ, पंचतंत्र की कहानी। तो मैंने बहुत सी कहानियाँ, सारी किताबें इकट्ठा की, गीता प्रेस की और तमाम विश्व की। तो मैंने कहानी में देखा कि अच्छा, कहानी में वो होता है जो आमतौर पर नहीं होता, और जो नहीं होता, जो नहीं हो रहा आज के समाज में, वही होना चाहिए, है ना। तो जब बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुना कि ऐसा हो गया, तो बच्चे सोचते अच्छा ऐसा भी हुआ नहीं है, हो सकता है। तो ये हो सकने की भावना बच्चों के अंदर देनी चाहिए, जो शिक्षा प्रणाली में नहीं होता। शिक्षा प्रणाली में बताते हैं जो नहीं हो सकता, हम बताना चाहते हैं ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर कहानी कहने का, सुनाने का एक नया अंदाज, जैसे आप लोगों ने सुनी होगी खरगोश और कछुए का, ठीक है। तो उसको किस तरह सुनाया जाता है? एक खरगोश था, कछुए को कहता है भाई चल रेस लगाते हैं, और रेस लगा लेते हैं। फिर खरगोश थक के रुक जाता है, फिर कछुआ आगे निकल जाता है, कहानी खत्म, है ना। अंत में पूछो भाई आपने क्या सीखा, तो अधिक से अधिक यही कहेंगे ना कि भाई आप करते रहो मेहनत, चाहे मंद गति से ही सही, आप अंततः आप जीतेंगे, ये बताया जाता है, जीतना बताया जाता है। अच्छा, मेरा एक वीडियो भी है भाई, मेरा करीब 500 मैंने इस वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे, ये प्रज्ञालय शिक्षा प्रणाली पर। तो उसमें मैंने एक उदाहरण दिया है कि अगर खरगोश और कछुए की कहानी सुनानी हो तो ऐसे शुरू करें। उदाहरण देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। कि खरगोश जाता है कछुए के पास, विचार रेस लगाते हैं, और कछुआ मान जाता है। वहाँ पे बच्चों से सवाल पूछे कि खरगोश को मालूम है कि वो उससे तेज दौड़ता है, उसको मालूम है कि कछुआ हारेगा, फिर उसने क्यों कहा हम रेस लगाएंगे? सवाल है। तो बच्चे सोचें क्यों तो जीता है, तो फिर क्यों रेस लगा रहा है? उसको अहंकार है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेगा, और इतना ही नहीं, वो उसको नीचा दिखाना चाहता है। एक तू धीमे चलता है, तू हारेगा। और किसको दिखाना चाहता है? अपने आप को। मतलब उसको शक है कि शायद मैं ना जीतूं, वो साबित करना चाहता है कि मैं जीतूंगा, मैं तेज दौड़ता हूँ। वो ढेरा डाला है, वो धीमे चलता है। ये कहानी में नहीं है। फिर आप पूछिए बच्चों से कि अगर आप खरगोश होते तो क्या यही करते? तो कुछ बच्चों मेरी क्लास में कहते नहीं, ये तो फालतू काम है, उसको दौड़ने की जरूरत, कुछ और करे। वो जीतेगा मालूम है, तो नीचा दिखाने के लिए कह रहा है मैं तो दौड़ नहीं रहा। फिर आगे चलते हैं।
तो खरगोश जो है थक के रुक जाता है, वो आंख से पक जाती है, तो उठ के फिर वही देखता है कि कछुआ आ रहा है कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया, तो फिर सो जाता है। तो ऐसा क्यों करता है? कोई भी घटना कहानी में हो उसका कारण बताइए मत, वो खुद ही बताएंगे आपको। टीचर ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे तो जो हैं उसकी अभिव्यक्ति है। टीचर करे ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा। तो उसका जवाब कोई देगा कि वो थक गया, कोई कहेगा कि उसको इतना विश्वास था अपने ऊपर कि उसका हम सो भी जाएंगे फिर भी। तुम होते तो क्या करते? तुम ही सो जाते। पता नहीं हम क्या करते, ये पता नहीं ज़्यादा जरूरी। जब पता नहीं है तभी जानते हैं। अगर ये मान लें कि हम जानते हैं तब नहीं सीखते। अच्छा, उसके बाद जब वो देखता है अरे बहुत देर हो गई तो नहीं देखा, चला जाता है, वहाँ देखता है वहाँ कछुआ पहले से मौजूद है। ये कैसे हुआ? वो देखा क्यों नहीं कछुआ जाते, उसने देखा क्यों नहीं? अच्छा, वो सो गया, वो चलता गया, अलग बात है। फिर उनसे पूछे कि वो इसको तो नींद आ गई, वो थक गया, कछुआ क्यों नहीं थका? वो क्यों नहीं था? क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए नहीं जानबूझ के चल रहा था, इसलिए कि वो धीरे ही चलता है, लेकिन वो रुका नहीं है, उसे हौसला नहीं छोड़ा उसने। ये हौसला ने उसे जिताया और उसके अहंकार में उसको हराया। एक और खास बात है जो कि यहाँ पे शिक्षक उसमें जोड़ सकता है, बच्चों को शायद ना पता कि कछुआ जो है वो धीमी और लंबी सांस लेता है, 5 से 6 बार 1 मिनट। हाँ, और खरगोश जो है 32। तो जो छोटी और तीव्र गति से सांस लेते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं सांस लेते, उनकी उम्र कम होती है। कछुआ लंबी सांस लेता है अपने शरीर के हिसाब से, धीमे धीमे सांस लेता है, धीमे धीमे छोड़ता है, उसकी उम्र ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है 250 साल। कुछ कछुए होते हैं 500 साल उनकी आयु होती है, और खरगोश और कुत्ता ये सब 12, 13, 14 से ज़्यादा नहीं होता। कितनी बड़ी बात इस कहानी में है ना। और मैं बच्चों के चार्ट बना के देता हूँ, प्रजातियाँ उनकी उम्र क्या होती है, तो वो करीब 5-7 साल से लेके 500 साल तक की। अब उनको सभी प्रजातियों के बारे में पता लग गया कि ऐसा ये सांस लेने का यहाँ से हम योग सिखा सकते है ना। उसके बाद अंतिम प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कछुआ ने तो खैर बेवकूफ़ी की जो भी किया, खरगोश ने, कछुआ मान क्यों गया? उसको पता है वो हारेगा। और उससे बड़ा प्रश्न, कछुए ने ये क्यों नहीं सोचा कि खरगोश तो धरती पे दौड़ता है, कछुआ पानी में तैरता है, उसने ये क्यों नहीं कहा कि आप हमसे तैर लगा लो, स्विमिंग कॉम्पिटिशन करो हमसे। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो ये कहने का अंदाज तरीका होता है। और बेशक मेरे चैनल पे कम से कम 50 ऐसी कहानियाँ हैं, हो सकता है। और तो ये हुआ दूसरा अंग। तीसरा अंग है कि हम प्रकृति से संयोग सिखाते हैं इस माध्यम से। अक्सर लोग बच्चों को भी सिखाया जाता है। आज गर्मी है ना, खराब मौसम, बरसात हो रही, खराब मौसम है, ठंडे वो भी खराब है, तो इंजॉय करिए। बरसात है और मौसम ठीक है, जाके नहा के आइए, धूप है थोड़ी देर बैठिए उसमें, घास पर नंगे पाँव चलिए, पेड़ के पीछे रीढ़ चिपका के थोड़ा आराम करिए, आँख बंद करिए, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए। इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग आपको बच्चों को प्रकृति से जोड़ते हैं। इसमें और भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स